रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आइए अब समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ड्रग्स ब्लड में गया और ब्लड से जहां बॉडी में जाना था, जो हाईली वस्कुलर ऑर्गन है वहां तक ब्लड ने उसको पहुंचा दिया, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज करते हैं इसे एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। सपोज करो कि हमने एक इनहेलेशन ड्रग या इंट्रावेनस ड्रग लिया है, एक एनेस्थीसिया लिया है। वो ड्रग में गया, पहले ड्रग्स को हमने ब्लड में डाला, ठीक है, इंट्रावेनस से तो ब्लड में चला गया, और इनहेलेशन लिया है, इनहेलेशन जैसा ड्रग्स है, तो सपोज डेट दे गोज टू द फर्स्ट फ्रॉम द नोजल टू द अल्वियोली। सबसे पहले वो नाकों के थ्रू अल्वियोली में गया, वहां पे कंसंट्रेशन ड्रग्स का ज्यादा था, वहां से फिर वो पास आउट होते हुए ब्लड में पहुंचा, ब्लड से फिर वो हाईली वस्कुलर ऑर्गन जिसमें एक ब्रेन भी है वहां तक वो गया। हालांकि ब्रेन के अलावा कुछ हाईली वस्कुलर ऑर्गन्स के नाम इस प्रकार हैं, जैसे कि हार्ट है, लीवर है, किडनी है, वगैरह वगैरह। ये मान लो हमने जो ड्रग इनहेलेशन से दिया था वो एक एनेस्थीसिया ड्रग है, जनरल एनेस्थीसिया। तो जैसे ही वो ब्रेन में पेनिट्रेट करेगा वैसे ही अनकॉन्शियस हो जाएगा पेशेंट। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो उसके ब्लड में थोड़ा बहुत अमाउंट में भी होगा, या लेस वस्कुलर ऑर्गन की तरफ मूवमेंट करेगा हाईली वस्कुलर ऑर्गन से। तो हाईली वस्कुलर ऑर्गन से लेस वस्कुलर ऑर्गन की तरफ बाद में ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तुरंत नहीं होगा, क्योंकि लेस वस्कुलर ऑर्गन्स में ब्लड का सप्लाई बहुत ही कम होता है। फिर भी पहुंचेगा ड्रग लेस वस्कुलर ऑर्गन, जिसमें नाम आता है फैट का, या फैट टिश्यू का, या फिर एडिपोज टिश्यूज का। तो ये फैट में जैसे ही ड्रग्स गया, दोबारा इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिसे हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जाना है। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण ब्लड का इफेक्ट जो था वस्कुलर ऑर्गन्स में कम हो गया, क्योंकि वहां से कंसंट्रेशन कुछ ड्रग लेस वस्कुलर ऑर्गन्स में चला गया। तो लेस वस्कुलर ऑर्गन्स में जाएगा भी लेट से और वहां से निकलेगा भी लेट से, क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई बहुत ही कम होता है, लेस होता है। अब हम बात करेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर की। ब्लड ब्रेन बैरियर जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में BBB, ये ब्लड ब्रेन बैरियर है क्या, इसे समझते हैं। हमारा ब्रेन बहुत ही नाजुक होता है, डेडिकेटेड होता है, बहुत ही डेलिकेट टिश्यूज है, इसमें हर चीज की एंट्री नहीं हो सकती है जनरली, क्योंकि ब्रेन को कोई भी चीज डैमेज कर दिया ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने प्रकृति ने जो ब्रेन को डिजाइन किया है उसके चारों तरफ एक लेयर्स होती है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर कहा जाता है। हालांकि पूरे ब्रेन को कवर नहीं करता, कुछ एरिया है जिसको ब्लड ब्रेन बैरियर कवर नहीं करता, जिसमें मुख्य रूप से आता है आपका इमेटिक सेंसर, इमेटिक सेंटर या वोमेटिक सेंटर, जहां से हम वोमेट आउट करते हैं, वो एरिया, कुछ एरिया छोड़कर। तो कुछ एरिया छोड़कर पूरे ब्रेन को एक लेयर जो होता है, जो हाईली टाइट लेयर होता है, वो कवर करता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लिपिड सोलुबल ड्रग ही इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, और कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। सपोज करो हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी और ये ब्रेन तक पहुंच रहा है ब्लड, तो ये ब्लड ड्रग कैसा होगा, लिपिड सोलुबल ड्रग होगा, जो ब्लड से निकल के ब्रेन तक जा रहा है। तो लिपिड सोलुबल ड्रग्स ही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है और ब्रेन तक ड्रग्स को पहुंचा सकता है। हालांकि एक और सिस्टम होता है ब्लड ब्रेन बैरियर में, इसे कहते हैं ई फ्लक्स सिस्टम। ई फ्लक्स सिस्टम मुख्य रूप से पी ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब होता है। ई फ्लक्स का मतलब होता है बाहर निकालना। ब्रेन के अंदर यदि कोई ड्रग्स चला भी गया है तो वहां पे एक सिस्टम होता है ताकि वो ड्रग्स को बाहर निकाल दे, एक पंप होता है जो कि एटीपी से मेडिएट होता है। जैसे हमने कहा कि घर में कभी पानी गलती से रिस के आपके घर में पानी आ गया तो हमने पंप लगाते हैं ताकि पानी फिर से बाहर चला जाए, वैसे ड्रग्स कभी अंदर आ गया तो एक पी ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ पंप होता है, एटीपी मेडिएटेड। और इस ब्लड ब्रेन बैरियर में एंजाइमेटिक सिस्टम भी होता है, जैसे मोनोअमाइन ऑक्सीडेज और कोलिन एस्टरेज। ये एंजाइमेटिक सिस्टम ड्रग्स का डिग्रेडेशन करता है ताकि ड्रग्स का इफेक्ट को खत्म कर दिया जाए, ब्रेन को किसी तरीके का हार्म्स ना हो। तो बहुत सारे ड्रग्स को डिजाइन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि ड्रग्स को ब्रेन के अंदर पहुंचाए और वहां पे उसकी इफेक्टिव बनी रहे, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जो हमारे ड्रग्स को इनएक्टिव कर देते हैं। यहाँ देख सकते हैं ब्लड बैरियर का एक व्यू, जिसमें हम देख सकते हैं एक ब्लड कैपिलरी है, लेकिन उसके पहले इंडोथेलियम्स का लेयर है। इंडोथेलियम्स लेयर में वाटर, ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट आसानी से होता है। हालांकि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये वाटर सोलुबल है, एक खास तरह का ट्रांसपोर्टर जिसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कहते हैं वो लगा होता है ब्लड ब्रेन बैरियर के साइड में। इसके साथ एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, न्यूरॉन्स है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स की भी यहाँ पे चर्चा की गई है, और ब्लड फ्लो भी है। ये हम देखेंगे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इस साइड में, ब्लड फ्लो ये है। तो बीच का एक बैरियर बताया गया जो काफी टाइट जंक्शन से बना होता है, जिसे क्रॉस करना उतना आसान नहीं होगा।
ये हम बात कर ले ब्लड मेटेरियल में एक्टिव इफ्लक्स सिस्टम की। एक पंप है, तो सपोज करो यहाँ पे हम ब्रेन में कोई भी ड्रग्स अंदर के साइड में जाता है तो हम देखेंगे 1 और 2 ब्रेन के साइड में अंदर गया, फिर यहाँ से थर्ड नंबर जो दिखा रहा है वो ई फ्लक्स सिस्टम को दिखा रहा है, एक्टिव ई फ्लक्स सिस्टम, जो हमेशा ब्रेन से ब्लड की तरफ में ड्रग्स को वापस भेजता है। दैट इज द एक्टिव ई फ्लक्स सिस्टम इन अ ब्लड पेरियर। हालांकि कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट भी होता है, जैसे ग्लूकोज जैसा ट्रांसपोर्ट भी मॉलिक्यूल्स जो होता है ब्रेन से ब्लड में, ब्लड से ब्रेन में जाते रहे, तो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट भी होता है ग्लूकोज जैसे सब्सटेंसेस के लिए। और ई फ्लक्स सिस्टम भी होते हैं लगे हुए, ये अलग अलग सिस्टम होते हैं अलग अलग चीजों के लिए। ई फ्लक्स सिस्टम मुख्य रूप से वैसे होता है ड्रग्स जैसे उसको बाहर निकालने के, ब्रेन से बाहर निकाल के फिर वापस ब्लड में पंप करने के लिए, ये हो गया ई फ्लक्स सिस्टम्स। और रिसेप्टर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे देखा जाता है। तो ड्रग्स बहुत सारी चीजें हैं ब्रेन के अंदर, जिसमें हमने एक्टिव ई फ्लक्स सिस्टम जो है वो सेकंड वाला है। प्लासेंटल बैरियर, प्लासेंटा बैरियर जो होता है लेस रेस्ट्रिक्टेड होता है लिपिड सोलुबल ड्रग्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लासेंटा बैरियर। यदि हम देख सकते हैं प्लासेंटल बैरियर को आप, तो प्लासेंटा जो होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है, एक ऐसा जिसे हम यहाँ पे फोकस करके देख सकते हैं कि प्लासेंटा को ये बैरियर की तरह काम करता है। ये प्लासेंटा बैरियर क्यों होता है ये समझे, क्योंकि प्लासेंटा का मतलब है बच्चे जो फिटस है, जो गर्भ में है, प्रेग्नेंट वोमेन्स के गर्भ में जो बच्चे हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ प्लासेंटा है जो चांद की तरह दिखता है, आधे चांद की तरह। तो उसकी ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है कि वो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को कुछ अमाउंट में एंट्री कर सकता है, लेकिन फिर भी लेस रेस्ट्रिक्टेड है लिपिड सोलुबल ड्रग के लिए। कुछ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को भी एंटर करता है। इसमें भी फ्लक्स सिस्टम्स बने होते हैं। ब्लड बैरियर की तरह वो हाईली रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता, लेस रेस्ट्रिक्टेड होता है, क्योंकि अंदर में क्या होता है फीटस है, और फीटस तक आपको ब्लड में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ऑक्सीजन को अंदर पहुंचाने के साथ साथ कुछ ड्रग्स को या कुछ न्यूट्रिएंट्स को भी पहुंचाना पड़ता। तो उस कारण से ये उतना ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड नहीं है जैसा कि ब्लड बैरियर है, लेकिन फिर भी एक बैरियर की तरह वर्क करता है। बहुत सारे ड्रग्स को ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। अब हम बात करेंगे प्रोटीन बाइंडिंग और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो हाई बाइंडिंग ड्रग्स, यहाँ पर हाई बाइंडिंग ड्रग्स देखेंगे बड़ा क्या क्या रोल है वो देखते हैं। यदि ड्रग हाईली बाइंड हो, मतलब वो ड्रग जो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करता हो और हाईली टाइटली बाइंड करता हो, तो उसके तीन चीज दिखाए गए हैं। तीनों चीज बताया गया है कि हाईली डिग्री ऑफ बाइंडिंग है ड्रग्स का। पहला कि रेस्ट्रिक्टेड टू द वस्कुलर कंपार्टमेंट, लोअर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज ऑफ ड्रग, लेस फ्री ड्रग अवेलेबल, लॉन्ग एक्टिंग, लेस फ्रीक्वेंट ट्यूब एडमिनिस्ट्रेशन। इन तीनों चीजों को आप टर्म को समझते हैं। यदि कोई भी ड्रग्स प्लाज्मा प्रोटीन से हाईली बाइंड है, इसका मतलब वो ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन होता है और प्लाज्मा प्रोटीन पे ही ड्रग्स बाइंड है, मतलब वो वस्कुलर ऑर्गन्स में जाएगा नहीं जल्दी, वस्कुलर कंपार्टमेंट में ही रहेगा। दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द वस्कुलर कंपार्टमेंट। वस्कुलर कंपार्टमेंट जहां ब्लड है, तो ब्लड जहां ब्लड है तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन है और प्लाज्मा प्रोटीन पर ही बाइंड रहेगा, वहां तक ही रहेगा, वो सर्कुलेट करेगा ड्रग्स। और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम होगा, मतलब ब्लड से निकल के वो किसी टिश्यूज में जाते हुए दिखेगा बड़ा कम दे, क्योंकि वो प्लाज्मा प्रोटीन से हाईली टाइट बाइंड है। जब तक वहां से वो फ्री होके निकलेगा नहीं, तब तक वो टिश्यू में कैसे पेनिट्रेट करेगा। तो हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड ड्रग्स हैविंग अ लेस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेस्ट्रिक्टेड होगा वस्कुलर ऑर्गन्स में, वस्कुलर कंपार्टमेंट में। तो वस्कुलर कंपार्टमेंट कहने का मतलब ब्लड यदि मान के चले तो ब्लड एक वस्कुलर कंपार्टमेंट की तरह हम उसको कंसिडरेशन कर सकते हैं। फिर स्टोरेज की बात की जाए, स्टोरेज ऑफ ड्रग्स की, तो प्रोटीन बाइंडिंग के हिसाब से देखा जाए तो वो ड्रग को स्टोर करके रखता है। कोई भी प्लाज्मा प्रोटीन जो है ड्रग को स्टोरेज के फॉर्म में जाना जाता है कि ड्रग को ज्यादा लंबे समय तक स्टोर कर सकता है, और फ्री ड्रग लेस अवेलेबल मिलेगा और लॉन्ग एक्टिंग भी होगा। लॉन्ग एक्टिंग करने का मतलब कि जब ड्रग्स वहां से निकलेगा प्लाज्मा प्रोटीन से, जब तक ड्रग बाइंड है तब तक कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे हम देखेंगे कि ब्लड में फ्री ड्रग कम हो गया है, तब वहां से कुछ अमाउंट ड्रग निकलेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो गया है, तो कुछ अमाउंट वहां से खुद ब खुद निकलता है। तो इसको हम कंपेरिजन कर सकते हैं एक
घर की किसी घटना के अनुसार कि सपोज करो आपके शर्ट पे किसी कलर को हमने डाल दिया है और वो कलर जो है बहुत ज्यादा टाइटली बाइंड हो गया आपके कपड़े से, मतलब जल्दी नहीं निकलता, जिद्दी कलर है, तो क्या होगा, आप उसको थोड़ा सा धोगे तो थोड़ा सा कलर निकलेगा, पानी में जब जब डालोगे तब तक वहां से निकलेगा कलर, धीरे धीरे निकलेगा। और यदि हम कहें कि वो तुरंत ब्लड में रिलीज होने वाला ड्रग हो, कोई ऐसा रंग जो कपड़े से लगा हुआ जरूर है लेकिन तुरंत निकल जाता है कपड़ों से, तो यदि वैसा कलर होगा तो पानी में डालोगे तुरंत वो कपड़े से निकल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी कलर होते हैं और जनरली बहुत सारे कलर ऐसे हो जो हाईली टाइटली बाउंड हो जाते हैं कपड़े से, एक बार कपड़े पर लगा दिया ना तो कपड़े से निकलना बड़ा मुश्किल है, तो जब भी उसको पानी में डालोगे वो धीरे धीरे निकलेंगे। तो वो कपड़े पे चिपका हुआ है, इसका मतलब वो स्टोरेज के रूप में काम कर रहा है, जैसे ड्रग्स प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड है तो वो स्टोरेज के रूप में काम कर रहा है। और जैसे ही लॉन्ग एक्टिंग भी है, मतलब वो लंबे समय तक कपड़े पे जैसे स्टेन होता है, किसी कलर लगा होता है, उसी तरीके से प्लाज्मा प्रोटीन पे ड्रग यदि बाइंड हो तो लंबे समय तक एक्ट कर सकता है। जैसे ही हमने कहा कि कपड़ों को हमने पानी में डाला तो फिर उसमें थोड़ा सा कलर निकला, फिर पानी में डाला फिर थोड़ा सा कलर निकला, उसी तरीके से यदि प्लाज्मा में ड्रग्स खत्म हो गया है तो वहां से थोड़ा सा ड्रग रिलीज होगा, तो ये ड्रग लॉन्ग एक्टिंग होगा और उसको लेस फ्रीक्वेंसी पे एडमिनिस्ट्रेशन पड़ेगा, मतलब सुबह दोपहर शाम खाने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग लेस फ्रीक्वेंसी पे एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सुबह खा लिया या शाम खा लिया, 3 बार खाने की जगह एक ही बार खाया हमने या हफ्ते में 1 बार खाया, तो फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर ड्रग्स जो कि कम बाइंड है प्लाज्मा प्रोटीन से। तो सुबह दोपहर सामने लेने की जगह पे कोई कोई ड्रग ऐसा भी होता है जिसे हम मंथ में या फिर हम कहें कि हफ्ते में 1 बार लेते हैं, जैसे फ्लुकनाकोना जो, तो हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड ड्रग्स का फ्रीक्वेंसी एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है बहुत लेस हो जाता है। अब यहां देखते हैं कि कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन पे कौन सा ड्रग्स मुख्य रूप से बाइंड करता है। अल्बुमिन की बात की जाए तो अल्बुमिन पे मुख्य रूप से जो ड्रग्स बाइंड करने वाले हैं वो इस प्रकार है, बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन जिसमें डाइजेपाम जैसे ड्रग्स आते हैं, एनएसएआईडीज आएंगे, एनएसआईडी में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, इसमें पेन किलर एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स वगैरह वगैरह आते हैं, जैसे डाइक्लोफेनिक सोडियम हो गया, पैरासीटामोल, एस्प्रिन, इब्रुफेनक, वेल्प्रोइक एसिड, फेनिटोइन, पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड और टेट्रासाइक्लिन, ये कुछ ऐसे ड्रग है जो मुख्य रूप से अल्बुमिन पे बाइंड करते हैं। जबकि अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन पे बाइंड करने वाले ड्रग हैं बीटा ब्लॉकर्स, इट इज अ बीटा ब्लॉकर्स, बुपीवेकेंस, लिग्नोकेंस, इमिप्रामिन, पाराजोसिन, वेरापेमिल, मेथाडोन्स और डिसोपाइरामिड, ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन पे बाइंड करते हैं। अब बात करते हैं ड्रग डिस्प्लेसमेंट की। तो सपोज करो ड्रग डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसे अच्छे तरीके से समझते हैं। सपोज करो 2 ड्रग है और उसका बाइंडिंग साइट एक है, हालांकि प्लाज्मा प्रोटीन बहुत तरह होते हैं, अल्बुमिन है, अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन है, इसके अलावा बहुत सारे प्लाज्मा प्रोटीन की चर्चा आपने सुनी होगी, पढ़ी भी होगी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बुक में। ड्रग डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया कि फिनाइल बुटाजोल और सैलिसिलिक एसिड, ये दोनों के दोनों ड्रग जो है टोल बुटामाइड को डिस्प्लेस करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, समझिए उसको। टोल बुटामाइड पहले से किसी प्लाज्मा प्रोटीन पे जाके बाइंड कर जाता है, लेकिन जैसे ही टोलबुटामाइड को कंज्यूम करने के बाद यदि पेशेंट जो है या कोई पर्सन फिनाइल बुटाजोन्स ले लेता है या कोई सैलिसिलेट कंज्यूम करता है, तो ये क्या करेगा, ये भी कोशिश करेगा उसी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होने के लिए जिसपे कि टोलबुटामाइड बाइंड हुआ है। नतीजा ये होगा कि टोलबुटामाइड और सैलिसिलेट के बीच में कंपटीशन होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन सैलिसिलेट या फिनाइल बुटाजोन्स का ज्यादा है या ये हाईली टाइटली प्रोटीन है, हाईली टाइटली बाइंड प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग्स है, तो ये टोलबुटामाइड को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर जाएंगे, वहां से निकाल देंगे और खुद जाकर वहां पर बाइंड हो जाएंगे। नतीजा क्या होगा कि टोलबुटामाइड जो पहले किसी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड था वो वहां से बाहर आ जाएगा और अचानक इसका कंसंट्रेशन, फ्री ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। उसी तरीके से इंडोमेथासिन, फिनाइल बुटाजोन जो है वो वारफेरिन को डिस्प्लेस करता है उसकी जगह से, तो वारफेरिन के कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। उसी तरीके से सल्फोनामाइड और विटामिन के डिस्प्लेस कर देता है बिलीरुबिन को। तो यहां हम चर्चा करेंगे सल्फोनामाइड और विटामिन के किस तरीके से बिलीरुबिन को उसके जगह से
हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से सैलिसिलेट जो है वो डिस्प्लेस कर देता है मेथोट्रेक्सेट को, तो सैलिसिलेट भी मेथोट्रेक्सेट को डिस्प्लेस करता हुआ देखा जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा ड्रग किस ड्रग को डिस्प्लेस करता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो दूसरा ड्रग या तो कंसंट्रेशन में ज्यादा होगा या फिर उसका बाइंडिंग कैपेसिटी काफी तेज होगा ताकि वो दूसरे ड्रग को डिस्प्लेस करे, और जैसे ही वो प्लाज्मा प्रोटीन से निकलेगा तो ब्लड में फ्री फॉर्म में वो आ जाएगा। सपोज करो कि हमने आपके हाथ में एक बॉल है, तो हमने कहा कि दूसरे बॉल को पकड़ने के लिए, जैसे आपने दूसरे बॉल पकड़ा, पहला बॉल क्या होता है वहां से निकल जाता है, गिर जाता है ना जी। तो उसी तरीके से पहला कोई ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड है, दूसरा ड्रग वहां पर आकर बाइंड कर रहा है, तो पहले ड्रग वहां से निकल जाएगा और निकल के कहां जाएगा, फ्री फॉर्म हो जाएगा, ब्लड में फ्रीली वो घूमेगा। नतीजा ये होगा कि फ्री ड्रग ही एक्टिव ड्रग माना जाता है। बाउंड ड्रग जो होता है वो एक्टिव ड्रग नहीं होता है, क्योंकि उसका कोई एक्शन नहीं है, वो सिर्फ स्टोरेज फॉर्म में माना जाता है। तो ड्रग डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि हमने मिथोट्रिक्सेट का कंसंट्रेशन पहले से कुछ कम कर देना है ताकि फ्री ड्रग का कंसंट्रेशन जो है ज्यादा ना बढ़ जाए। तो सैलिसिलेट और मिथोट्रेक्सेट देते हैं तो दोनों का कंसंट्रेशन हम कुछ कम करके देंगे यदि एक दूसरे को डिस्प्लेस करता है तो। अब देखेंगे यहाँ पर कि कौन सा टिश्यूज में कौन से ड्रग मुख्य रूप से डिपोजिट होते हुए देखे जाते हैं। जैसे हार्ट की बात की जाए तो हार्ट में डाइगोक्सिन और इमेटिन मुख्य रूप से मसल्स प्रोटीन में बाइंड होते हुए देखे जाते हैं। स्केलेटल मसल्स में देखी जाए तो स्केलेटल मसल्स में भी डाइगोक्सिन बाइंड करता है, इसके साथ साथ इमेटिन, ये भी मसल प्रोटीन में बाइंड करते हुए देखे जाते हैं। लिवर में मुख्य रूप से क्लोरोक्विन, मेपाक्राइन, टेट्रासाइक्लिन, इमेटिन और डाइगोक्सिन बाइंड करते हुए देखे जाते हैं। तो यहाँ पे जो लिस्ट बनाई गई है वो संक्षिप्त में है, हालांकि बहुत सारे ड्रग्स की चर्चा करना पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ बात करते हैं किस टिश्यू में मुख्य रूप से कुछ 4 या 5 या 10 ड्रग्स की चर्चा यहाँ पे की गई है। किडनी में भी डाइगोक्सिन, क्लोरोक्विन और इमेटिन जाकर डिपोजिट होते हैं। इसी तरीके से थायराइड में आयोडीन का डिपोजिशन देखा जाता है। ब्रेन में क्लोरप्रोमाजिन्स, एसिटाजोलामाइड और आइसोनियाजाइड जैसे ड्रग्स का डिपोजिशन देखा जाता है। रेटिना में क्लोरोक्विन का डिपोजिशन देखा जाता है। आइरिस में इफेड्रिन, एट्रोपिन का डिपोजिशन देखा जाता है। बोन और टीथ में टेट्रासाइक्लिन, हेवी मेटल्स का डिपोजिशन देखा जाता है। और हेवी मेटल्स मुख्य रूप से म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो होता है कनेक्टिव टिश्यू, वहां पे बोन या टीथ के वहां पे जाके डिपोजिट होता है। कभी कोई देखते हैं कि हमने कोई हेवी मेटल्स वाला पानी पी लिया है तो आपके दांतों का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, तो हम कहते हैं ना कि हमारे वहां पे हेवी मेटल्स काफी ज्यादा पाए गए हैं वाटर्स में, तो उस वाटर्स का कंजम्पशन नहीं करना है, दांतों कलर भी चेंज हो जाता है, बोन भी जो है उसका भी अफेक्टेड आता है। एडिपोज टिश्यूज में थायोपेंटिन, ईथर, मिनोसाइक्लिन या फेनाइल, फेनॉक्सी, बेंजामिन या डीडीटी का डिपोजिशन ज्यादा देखा जाता है। तो हम कहते हैं डिपोजिशन ज्यादा होने से क्या होगा। सपोज करो कि कोई ड्रग्स का डिपोजिशन किसी ऑर्गन्स में ज्यादा है, तो दो चीज हो सकती है, या तो उस ड्रग ज्यादा डिपोजिट हो गया है, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा डिपोजिट हो गया है, तो उसका एडवर्स इफेक्ट वहां पे आएगा, या इफेक्ट आएगा। ज्यादा हो गया तो एडवर्स इफेक्ट भी देखा जाएगा। तो पहले तो ड्रग का डिपोजिशन वहां पे है कि नहीं, यदि डिपोजिशन है तो ये एडवर्स इफेक्ट या इफेक्ट से रिलेटेड होगा। ज्यादा हो गया है कंसंट्रेशन तो एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, कम है लेस अमाउंट में है, जितना अमाउंट चाहिए उतना है तो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो डिपोजिशन का भी एक अलग रोल है। अब हम बात करते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशंस की। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है इसे समझते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है केमिकल अल्टरनेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी या बायोलॉजिकल फ्लूइड में किसी भी ड्रग्स के स्ट्रक्चर में चेंज होना, उसके केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज होना, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशंस को ही हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें हो सकता है। पहला, इनएक्टिवेशन, मतलब ड्रग आपका एक्टिव है, फेनोबार्बिटोन और मॉर्फिन जैसा ड्रग, ये दोनों ड्रग एक्टिव ड्रग है, बॉडी में दिया, इसका काम खत्म हुआ और काम खत्म होने के बाद ये इनएक्टिव हो गया। या फिर एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग। अब हमने सपोज करो कि हमने पता है कि हमारा ड्रग जो है वो बॉडी में देने के बाद इनएक्टिव हो जा रहा है, जितना कंसंट्रेशन चाहिए था उतना नहीं पहुंच पा रहा है, तो हमने प्रो ड्रग का निर्माण किया। प्रो ड्रग क्या होता है कि हमने एक इनएक्टिव ड्रग ही बनाया, और इनएक्टिव ड्रग को बनाने के बाद जैसे हमने उसको एडमिनिस्ट्रेशन कराया है ओरली, तो वो इनएक्टिव ड्रग जो है जिसे हमने कहा इनएक्टिव ड्रग, एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग, वो इनएक्टिव ड्रग जिसे हमने प्रो ड्रग कहा है, वो प्रो ड्रग हमने कंज्यूम किया, और जैसे उस प्रो ड्रग को कंज्यूम किया है वो बॉडी में जाने के बाद
बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और एक्टिव ड्रग्स के रूप में आ रहा है। इससे क्या होता है कि ड्रग का लॉस कम होता है प्रो ड्रग बनाने से। कोई कोई ड्रग जो होता है हमने एक्टिव फॉर्म में दे दिया, जैसे इसका एक्टिव फॉर्म है डोपामिन, डोपामिन हमने डायरेक्ट दिया है तो डोपामिन लगभग 99% जो है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाता है पेरिफेरल, ब्रेन में नहीं पहुंच पाता है। तो लीवोडोपा को ब्रेन में पहुंचना था तो पेरिफेरली 99% हमारा डिस्ट्रक्शन हो गया ड्रग्स, तो बचा क्या, कुछ नहीं। तो इसके लिए हमने लीवोडोपा बनाया है ताकि ब्रेन के अंदर कुछ तो भी ड्रग जाए। डोपामिन बनाएंगे तो लगभग पूरा ड्रग पेरिफेरली खत्म हो जाता है, ये ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता। वैसे इनाप्रिलेट का भी डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा है, इसके जगह पे हमने इनाप्रिल नामक एक ड्रग बनाया, बॉडी में जाने के बाद ये इनाप्रिलेट बनाया ताकि इसका बायोबिलिटी बढ़े। तो एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ एक्टिव ड्रग, ड्रग भी एक्टिव है, इसका मेटाबोलाइट भी एक्टिव है। क्लोरल हाइड्रेट ये इसका, या कोडिन, मोर्फिन, ये इसके ड्रग्स भी एक्टिव है, मेटाबोलाइट भी एक्टिव है। क्लोरोहाइड्रेट्स इसका ट्राइक्लोरो इथेनॉल जो है वो है, और कोडीन का जो मेटाबोलाइट होगा वो होगा मोर्फिन। तो ड्रग भी एक्टिव है, उसका मेटाबोलाइट भी एक्टिव है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन इस 3 तरीके से होता है। अब हम देखेंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिस्टमेटिक रिएक्शन से, सिस्टमेटिक रिएक्शन से, लेकिन इसके पहले हम लोग थोड़ा सा विश्राम करते हैं।